Now we will try to integrate the subject of demography and economics. As in earlier two sections, we have discussed about demography and economics. अब हम ये देखेंगे जो सब्जेक्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे अप्लाई हो रहा है डेमोग्राफी और पॉपुलेशन के ऊपर. So if we define population economics is the application of economic theories to population analysis. आपका जो नॉलेज इकोनॉमिक्स का है उसको पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए या उसके जो मेन इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स का जो मेन थीम है. इन पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस which are related to our political, social and economic life. So population economics में हम बहुत ही बुनियादी किस्म के questions का आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से questions हैं. इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपकी और मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत के हामिल हैं. So one of the main question of population economics is what is the relationship between population and resources. हम आम तौर पे ये सुनते रहते हैं कि एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग आवर रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग बिकॉज एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विल डिप्लीट ऑल दीज रिसोर्सेज. तो क्या कभी कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब दुनिया में वसाइल ख़त्म हो जाएंगे? जब वसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो इस पॉपुलेशन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्या इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ है? इंसान को ये जो फ़िक्र या जो गम है ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, ये जब से इंसान इस दुनिया में आया है ये साथ ही उसको ये हमेशा इस चीज़ की उसको फ़िक्र लगी रहती है. तो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स इस क्वेश्चन के आंसर को तलाश करने की कोशिश करती है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज एंड हाउ कैन वी एक्चुअली ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज. Another important question which we want to answer is why some countries are rich and why some countries are poor. दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जो कि बहुत अमीर हैं, उसके मुकाबले में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम अमीर ममालिक से बहुत कम है. फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इज़ लेस दैन $1,500 per year per person, while there are some countries where per capita income is more than $45,000 per person per year. ये बहुत ज़्यादा गैप है. इस गैप की वजूहात क्या हैं? क्या उसके अंदर उनके नेचुरल रिसोर्सेज का अमल दखल है या उनकी पॉपुलेशन का अमल दखल है? अगर पॉपुलेशन का अमल दखल है तो किस हद तक है और वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे ममालिक तरक्की करते हैं, ये भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे. फिर एक और बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड इज़ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पाकिस्तान में गुर्बत की एक बड़ी वजह लोग ये समझते हैं कि बढ़ती हुई आबादी है. सो इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी? इज़ दिस अ मिथ और रियलिटी? इसमें कितनी हकीकत है, इसमें लोगों का अपना कितना किरदार है, इसमें हुकूमत का कितना किरदार है, वो कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन की पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सकता है, ये हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे. Then another very important question which is related to our young population is that why there is so much unemployment in our country and especially among educated people. If you look at the unemployment rate among educated people, you will find that it is more than 10%. While on the other hand, if you look at the unemployment rate of uneducated or illiterate people, you will find that their level of unemployment is much lower than those with the higher level of education. ये बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल है. हम लोग आम तौर पे ये समझते हैं, पूरी दुनिया में ये समझा जाता है कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस बात का ज़्यादा चांस है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. आपके मुल्क में बेशुमार लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन मैट्रिक से ज़्यादा है, बीए या एमए उन्होंने किया हुआ है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो उन लोगों से भी ज़्यादा है जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं या बिल्कुल भी या उनका लेवल ऑफ एजुकेशन कम है. ऐसा क्यों है? हालांकि रिलेशनशिप तो ये होना चाहिए कि विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट शुड डिक्रीज.
ये दुरुस्त है, लेकिन वो कौन सी एजुकेशन है जो किसी भी पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्टिव होती है या किसी भी पॉपुलेशन की एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को बढ़ाती है, ये भी हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे. Then there is another important and fundamental question is how family size affects lifestyle of people. आम तौर पे आप लोग ये सुनते रहते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए. जो गरीब लोग होते हैं उनकी गुर्बत की एक बड़ी वजह ये है कि उनके घर में बेशुमार बच्चे होते हैं, तो बच्चे दो ही अच्छे होते हैं. आपने ये जुमला बार बार सुना होगा. इस बात में कितनी हकीकत है और इस बात में कितना अफसाना है, इस बात को परखने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, ये भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे. तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी और मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, जो कि पाकिस्तान की इकनॉमिक और सोशल लाइफ से रिलेटेड हैं, वो हम इस कोर्स में फ्यूचर के जो आपके लेक्चर्स होंगे उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे. देन देयर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, what are the problems or issues we are facing in our society. Another question can be why Pakistan is having highest dropout ratio in the world. आपके मुल्क के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि जिनका ताल्लुक या तो आपकी माशरती ज़िंदगी से है और या आपकी इकनॉमिक लाइफ से है. तो what are the main social or economic issues of our population? For example, low literacy rate, low labor force participation rate, or there are some social evils in Pakistan as well. So we will discuss them in detail as well. So another important question or theme of population economics is who are aging societies and what will be their future. If you look at the population of Pakistan, you will find that Pakistan is one of the young country in the world. It is considered as a youthful population. The median age of Pakistan is just 23 years of age. It means half of the population of Pakistan is below 23 years of age, while half of the population of Pakistan is above 23 years of age. आपकी आधी आबादी 23 साल से कम उम्र के लोगों पे मुश्तमिल है. लेकिन यही सूरत हाल अगर आप जापान में देखें तो देयर मीडियन एज इज़ 45. इसका मतलब ये है कि उनकी आधी आबादी की उम्र जो है वो 45 साल से ज़्यादा है. अब इस बात की क्या अहमियत है, ये जो उम्र का जो डिफरेंस है, जो मीडियन एज का जो डिफरेंस है, इसके हाउ इट कैन अफेक्ट योर इकनॉमिक पॉलिसीज़ इन फ्यूचर. पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान अपनी जो आने वाली जो पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें चूँकि नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है, तो हमें इनकी एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि एजिंग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ का है कि हाउ टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू आवर पॉपुलेशन. इनकी पेंशन का इंतज़ाम कैसे करना है, इनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे करनी है. तो पूरी दुनिया एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है. एक वो हैं जो कि यंग पॉपुलेशन, वो ममालिक जो कि यंग पॉपुलेशन रखते हैं, और दूसरे वो ममालिक हैं जो कि एजिंग सोसाइटीज़ कहलाती हैं. तो इसकी वजह से जो दुनिया में जो डिवीजन पैदा हो रही है, उससे पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके ज़रिए हम फ़ायदा उठा सकते हैं. Then another important and fundamental question is as the population of world is increasing, so what will be the future of this population. ये population कितनी बढ़ेगी, इससे आपके टोटल जो रिसोर्सेज हैं उन पे असर क्या होगा, इससे आपके environment पे क्या असर होगा. We will try to discuss this point as well. So these are some of the fundamental questions or issues which we will try to solve during the course of population economics.